Yes, hello everyone, Hitesh here. Today, we're gonna talk about a web series called Game of Thrones Season 1 and Episode 4. इसके ऑलरेडी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एपिसोड को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ब्रैन, जो कि फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग में एक मीनार से गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी टांगों पर गहरा असर पड़ा था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ब्रैन तीरंदाजी कर रहा होता है और तभी उसे एक कौवा दिखता है जिसकी 3 आंखें होती है। उसे देखकर वो काफी डर जाता है और बेसिकली ये उसका सपना होता है। जब वो अपने सपने से जागता है तो उससे मिलने के लिए थियोन ग्रेजॉय आता है और उसे बताता है कि कोई उससे मिलने के लिए आया है। ब्रैन थियोन को कहकर मना कर देता है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता, मगर थियोन उसकी कोई बात को मानता नहीं और होडर नाम के एक इंसान को बुला लेता है। होडर उसे ले जाकर ट्रियन लैनिस्टर से मिलवाता है। वहां पर ट्रियन ब्रैन के हाथों में एक चित्र देता है जिसके अंदर एक ऐसा डायग्राम बना था जिसकी मदद से वो उसे वापस से उसकी चलने की ताकत दे सकता था। ब्रैन उस डायग्राम को लेकर काफी खुश हो जाता है। वहीं पर उसका बड़ा भाई रॉब ट्रियन से पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो ट्रियन उसे जवाब देता है कि उसके दिल में अपंग बोने और साथ ही नाजायज लोगों के लिए हमेशा से हमदर्दी भरी पड़ी है। इस बात को सुनने के बाद में रॉब का जो नजरिया था ट्रियन को लेकर वो बदल जाता है, क्योंकि किसी वक्त वो ट्रियन को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उसे हमेशा से एक नच्चड़ा और एक राजाशाही इंसान मानता था। मगर इन बातों को सुनने के बाद में उसका दिल भी पिघल जाता है और साथ ही वो ट्रियन को यहाँ पर रुकने के लिए भी कहता है। तो ट्रियन उससे कहता है कि तुम्हारे पास में जो वैश्यालय है मुझे वहां पर रहने की जगह दे दीजिए। जब ट्रियन अपने रास्ते में जा ही रहा होता है तभी उसे थियोन मिलता है। तो ट्रियन थियोन से पूछता है कि मेरे स्वागत के लिए कैटलिन स्टार्क क्यों नहीं आई। तो थियोन उससे कहता है कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, इस वजह से वो नहीं आई। मगर तब तक ट्रियन इस बात को समझ चुका था कि यहाँ विंटरफेल में कैटलिन स्टार्क है ही नहीं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है वॉल पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जॉन स्नो, जिसके पास में लड़ने की काफी अच्छी काबिलियत होती है। तो वो वहां पर मौजूद उसके सभी दोस्तों को लड़ना सिखाता है, उन्हें ट्रेन करता है कि किस तरीके से तलवार को चलाया जाए। मगर तभी इनका ट्रेनर एलिसर वहां पर पहुंचता है। उसके साथ में एक शख्स और होता है जिसका नाम होता है सैम, और वो कहता है कि इसने आज तक कभी किसी के साथ में लड़ाई नहीं करी, इसे लड़ना सिखाओ। अब सैम को तो लड़ाई करना आता नहीं था, इस वजह से जब वो उनका सामना करने पहुंचता है तो वहां पर मौजूद सभी लोग उसकी धुलाई कर डालते हैं। मगर जॉन को ये सारी बातें पसंद नहीं आती, वो उसे वहां से बचा कर ले जाता है और इसी के साथ अब जॉन स्नो और साथ ही सैम की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं से अगला सीन शिफ्ट होता है डेनरिस की तरफ, जो कि अब खाल ड्रोगो की पूरी टीम के साथ में वेस्ट डॉथराक पहुंच जाती है। रास्ते में चलते वक्त डेनेरिस जोरम आर्मोंड से पूछती है कि अगर मेरे भाई वेसरिस को ये पूरी की पूरी 50,000 की डॉथराकियों की सेना मिल गई तो क्या वो सातों किंगडम्स पर जीत कायम कर पाएगा। तो जोरम आर्मोंड उससे कहता है कि डॉथराकियों के घोड़ों ने कभी भी समंदर पार नहीं किया है, इनके घोड़ों को वहां का पानी पसंद नहीं आता। बेसिकली डॉथराकी एक ऐसी ट्राइब है जो कि अपने घोड़ों पर काफी विश्वास करते हैं, और जब अगर घोड़े ही नहीं रहेंगे तो आखिर डॉथराकी क्या करेंगे। और साथ ही इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि अगर यहाँ पर डॉथराकियों ने किंग्स लैंडिंग पर हमला किया तो उनके राजा रॉबर्ट बेराथियन जान से मारे जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल तब है जब वो क्लीन फील्ड के अंदर उनसे लड़ाई करे, यानी कि खुला मैदान। मगर वो भी काफी चालाक है, इसलिए वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे खुले मैदान में डॉथराकियों से लड़ने के लिए। वहीं पर हमें दिखाया जाता है नेड स्टार्क, जो कि अब मुकाबले की तैयारी में लग चुके होते हैं। पूरी मीटिंग के खत्म हो जाने के बाद में वो यहाँ के मास्टर से जॉन एरिन के बारे में पूछता है कि आखिर उनकी डेथ कैसे हुई। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि जॉन एरिन नेड स्टार्क से पहले रॉबर्ट बेराथियन का हैंड ऑफ द किंग था। वहां पर मास्टर नेड को ये बताते हैं कि जॉन एरिन की मौत उनकी बीमारी की वजह से हुई है, और साथ ही वो उसे एक किताब भी दिखाते हैं जो कि जॉन एरिन मरने से पहले पढ़ रहा था। और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद में नेड स्टार्क उस किताब को लेकर वहां से चला जाता है। जब नेड उस किताब को लेकर अपने रूम तक पहुंच ही रहा होता है, उसी बीच उसे अपनी बेटी आर्या दिखती है, जो कि अपने ट्रेनर के बताए हुए नक्शे कदम पर चल रही थी। आर्या अपने पिता नेड से कहती है कि ब्रैन, जिसे की भी होश आ गया है, वो हमेशा से एक योद्धा बनना चाहता था। तो उसके पिता नेड कहते हैं कि अब वो एक अपाहिज हो चुका है, वो चल नहीं सकता, इस वजह से वो अब कोई योद्धा तो नहीं बन पाएगा, मगर किसी लॉर्ड का या फिर किसी वार्डन का एक एडवाइजर जरूर बन सकता है। और साथ ही वो आर्या को ये भी कहता है कि थोड़े टाइम बाद में वो उसकी भी शादी करवा देगा। मगर आर्या ये सुनकर खुश नहीं थी कि उसके पिताजी उसकी शादी करवाने वाले, इस वजह से वो वहां से उठकर चली जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है वॉल पर, जहां पर हमें दिखाया जाते हैं जॉन स्नो और साथ ही सैम। यहाँ पर इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि सैम काफी डरपोक किस्म का इंसान है और उसके पिता ने उसके 18वें जन्मदिन पर उसे यहाँ पर भेज दिया। वहीं किंग्स लैंडिंग में हमें नेड स्टार्क और साथ ही बैलिश दिखाए जाते हैं, जो कि आपस में घूमते हुए बातें कर रहे थे। बैलिश नेड को बताता है कि ह्यूग किसी टाइम पर जॉन एरिन का नौकर हुआ करता था, मगर उनके मरने के बाद में से सर की उपाधि मिल गई। ये सुनने के बाद में अब नेड सर ह्यूग से मिलने की बात करता है। तो बैलिश उसे बताता है कि यहाँ पर हर जगह जासूस मौजूद है जिन्हें हमारे हर मूवमेंट की खबर है, तुम उनसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते, मगर मैं
तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। बाजार में एक लोहार है जहाँ पर कई बार जॉन एरिन जाया करते थे, तो अगर तुम उनके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो सीधा वहीं पर जाना। अब इस बात को सुन लेने के बाद में नेड स्टार्क सीधा बाजार में उस लोहार के पास पहुंचता है, तो वहां पर उसे गेंड्री नाम का एक शख्स मिलता है और उसकी आंखों में देखकर नेड को ये पता चल जाता है कि गेंड्री और कोई नहीं बल्कि जॉन एरिन की ही एक नाजायज औलाद है। अब इस बात को जान लेने के बाद में नेड स्टार्क रॉबर्ट बेराथियन को अपने सबसे खास आदमी के थ्रू एक खत पहुंचाते हैं, मगर रॉबर्ट बेराथियन तो अपने कुछ वेश्याओं के साथ में बिजी होते हैं। उनके दरवाजे पर पहरेदारी कर रहा होता है जैमी लैनिस्टर, तो वो खत पहुंचाने वाले इंसान को अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि अभी हमारे राजा बिजी हैं। तो वो शख्स जेमी से कहता है कि क्या आप ये लेटर रॉबर्ट बेराथियन तक को दे देंगे। तो जेमी उससे कहता है कि मैं नेड स्टार्क का नौकर नहीं हूं जो उसका खत मैं उन तक पहुंचाऊं। यहाँ पर वॉल पर सीन शिफ्ट होता है जहां पर जॉन स्नो अपने बाकी सभी दोस्तों को कहता है कि सैम कल की लड़ाई से काफी ज्यादा डरा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाए। और ऐसा होता भी है। अगले दिन जब लड़ाई की प्रैक्टिस होती है तो उसके सभी दोस्त सैम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है डॉर्थरा की वेस्ट में जहां पर अब डेनेरिस अपने भाई वेसेरिस को नाश्ते के लिए बुलाती है, मगर यहाँ पर गुस्सैल वेसेरिस उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे चांटा भी मार देता है। तो डेनेरिस उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमने किस पर हाथ उठाया, मैं यहाँ की रानी हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं अब प्रेग्नेंट भी हूँ। मुझ पर हाथ उठाने वाली बात अगर यहाँ के लोगों को पता चली तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बात को सुन लेने के बाद में वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में जॉन स्नो और साथ ही सैम मिलकर खाने वाली टेबल को साफ कर रहे होते हैं और तभी वहां पर उनका ट्रेनर एलिसर पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोगों को यहाँ का वेदर यानी कि यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है। तो सैम कहता है कि वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है मगर थोड़ी ठंडी जरूर है। तो ये बात सुनने के बाद में एलिसर उसे अपने पास्ट का एक किस्सा बताता है जिसके अंदर वो कहता है कि आज से कई टाइम पहले जब एक विंटर आई थी जहाँ पर खतरनाक सर्दी पड़ी थी तो हम सभी के पास में खाने तक की नौबत आ चुकी थी, तो हम सभी ने अपने ही घोड़ों को जान से मार कर खाया और जब घोड़े खत्म हो गए तो हमने हमारे ही लोगों को जो कि काफी मोटे और तंदुरुस्त थे उन्हीं को ही खाना शुरू कर दिया। ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें पहरेदारी करनी जरूरी थी और जंगली तो अपनी गुफा में जाकर छुप जाया करते थे मगर हमें वॉल पर ही खड़े रहकर उन सभी पर नजर रखनी पड़ती थी। और साथ ही वो सैम से ये भी कहता है कि हमें तुम जैसे लोगों की ही जरूरत है, क्या पता हमारे पास कभी ऐसे खाने की नौबत आ जाए तो अब तुम जैसे लोग ही हमारे काम में आओगे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है किंग्स लैंडिंग में जहां पर अब मुकाबले की तैयारी हो चुकी होती है जिसके अंदर दो लोगों के बीच में मुकाबला होता है जिनका नाम होता है माउंटेन और सर ह्यूग। अगर माउंटेन के बारे में आपको बताऊं तो ये हाउंड का भाई है। हाउंड वही है जो कि जॉफरी का बॉडीगार्ड था। मुकाबला शुरू होते ही माउंटेन हाथों सर ह्यूग जान से मारे जाते हैं और इस घटना को देख लेने के बाद में वहां पर हर कोई सत्ता में आ जाता है। यहाँ पर बेलिश सांसा को माउंटेन का एक पास बताता है जिसके अंदर वो कहता है कि बचपन के अंदर जब हाउंड और साथ ही माउंटेन दोनों साथ में खेल रहे थे तो हाउंड ने उसका खिलौना चुरा लिया था। इस वजह से माउंटेन को काफी गुस्सा आया था और उसने अपने भाई का चेहरा जला दिया और यही रीजन था कि आज हाउंड का वो चेहरा जला हुआ है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है नेड स्टार्क की तरफ जो कि अपने केबिन में बैठकर अपना काम कर रहे थे। तभी वहां पर सरसी पहुंचती है और कहती है कि आखिर आप मुकाबले का मजा लेने के लिए नीचे क्यों नहीं आए। तो नेड स्टार्क उसे बताते हैं कि मेरे पास में और भी काफी सारे काम है जिन्हें करना मेरे लिए जरूरी है। सरसी नेड से कहती है कि आप तो बस एक सिपाही की तरह हुक्म लेते हैं और उसे पूरा करने में लग जाते हैं, बिल्कुल अपने पिता और अपने बड़े भाई की तरह। तो नेड उसकी बातों को सुनकर कहता है कि वो अपने काम करने के साथ साथ अपने दुश्मनों को मारना भी जानता है। वहीं पर सरसी भी इसी बात को रिपीट करती कहती कि हाँ वो भी अपने दुश्मनों को मारना जानती है। अब इन दोनों की कटीली बातों से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इन दोनों की मेंटल स्टेबिलिटी किस पोजीशन पर होगी और दोनों का ही पारा किस कदर चढ़ा होगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है ट्रियन की तरफ जो कि किंग्स लैंडिंग से निकल चुका होता है मगर रास्ते में थक जाने की वजह से वो एक होटल में एक रात रुकने के लिए पहुंचता है। तो वहां पर सारे के सारे रूम्स बिजी होते हैं। तो वो अब एक राजा तो होता है तो उसके पास काफी सारे पैसे होते हैं, तो वो वहां पर अपने पैसे का रौब दिखाकर कहता है कि क्या तुम में से कोई अपना रूम खाली करना चाहेगा, क्योंकि जो भी अपना रूम खाली करेगा उसके बदले में मैं उसे पैसा दूंगा। उसी होटल में वहां पर छिपकर कैटलीन स्टार्क भी बैठी होती है अपनी टीम के साथ में और इसी के साथ जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर ट्रियन है तो वो उसे अपने सैनिकों के साथ में बंदी बना लेती है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होगा कि आखिर नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या पता चलेगा कि आखिर ट्रियन का ये लोग क्या करते हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं इसका अगला एपिसोड जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।